बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में। एक था पॉलिटिकल लिबरलिज्म, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं। इसका कोई जैसे रियलिज्म वालों ने इकोनॉमिक रियलिज्म का मर्केंटलिज्म नाम रखा था, तो इन्होंने नहीं किया चेंज, इन्होंने बस सिंपली इकोनॉमिक लगा दिया साथ। तो इसकी रूट्स हमें 18th to 19th सेंचुरी के अंदर ही हमें मिल जाती हैं। आपको पता है कि 1776 के अंदर आपका वेल्थ ऑफ नेशंस जो एडम स्मिथ ने लिखी थी, उसके अंदर उसने कैपिटलिज्म ये लिबरलिज्म का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लिबरलिज्म, तो ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। और इसने रैशनैलिटी ऑफ द मार्केट की बात की। उसने कहा भाई जो मार्केट है वो खुद रैशनल है, सेल्फ रेगुलेटरी है, उसको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं कि गवर्नमेंट उसमें छेड़खानी करेगी तो गवर्नमेंट ख़राब कर देगी सारा काम। तो उसने कहा भाई फ्री ट्रेड को होना चाहिए अक्रॉस बॉर्डर्स भी, ठीक है, और आपका डोमेस्टिकली भी। अच्छा, ये एक मज़े की बात है कि एनआरकी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं है कि एनआरकी को ये वो करते हैं, मगर ये कहते हैं कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वो क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशंस आप सबको पता ही है, लीग ऑफ नेशंस है, ठीक है। उस टाइम तो खैर बहरहाल यही थी जो 1920 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो बनाई गई थी, वो तो लीग ऑफ नेशंस ही थी ना। उसके बाद और बनी, ठीक है। आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ठीक है, वो और चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने कहा कि हम एब्सोल्यूट गेन की तरफ जाएंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि पूरी दुनिया का ट्रेड बढ़े, ना कि सिर्फ मैं अपनी इकनॉमी को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं पूरी दुनिया की इकनॉमी के अंदर जो है ना वो उसको प्रमोट करने के लिए पार्टिसिपेट करूंगा। तो इसके लिए मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी, प्रोटेक्शनिज्म को कैंसिल, ठीक है। जैसे लिबरलिज्म आया, रियलिज्म को कैंसिल किया इन्होंने। क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर आप सुन ले कि स्टेट्स कंसर्न्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। लाजमी सी बात है, आप दुनिया की इकनॉमी को जो है ना प्रमोट करने में लग गए तो अपना क्या होगा? आपके अपने जो पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, उसको क्या होगा? तो ये इस पे क्रिटिसिज्म है। तो बाय द वे एक बात जहन में रखें कि आजकल यही डोमिनेंट अप्रोच है, क्योंकि जो आपका किनीशियन हमने बात की थी ना पिछले लेक्चर में, जो आईपीई के लेक्चर में हमने बात की थी, उसमें किनीशियन इकोनॉमिक अप्रोच थी, वो बेसिकली थी तो लिबरल ही ना। मगर क्या है, गवर्नमेंट को आपने जो है ना वो कहा कि भाई आप कम से कम एक डायरेक्शन तो प्रोवाइड करें। अच्छा जी, अब कुछ मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके अंदर। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट एज नाइट वॉचमैन, हम पिछले जो आईपी का लेक्चर उसमें डिस्कस कर चुके हैं। लेसेस पासर भी कहते हैं, लेसेस फेयर भी कहते हैं। फ्री मार्केट सिंपल्स का मतलब है, लेसेस फेयर का मतलब क्या है कि लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है। ये है सिंपल। मार्केट जो आपकी है विल मेक इकोनॉमिक डिसीजंस, नॉट गवर्नमेंट नहीं करेगी, मार्केट खुद करेगी, सेल्फ रेगुलेटरी है। कंपटीशन इज गुड, एडम स्मिथ ने जवाब दिया था इन बातों का जब उसने कहा, लोगों ने कहा ना कि अभी कंपटीशन होगा तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्या होगा? तो उसका कंपटीशन इज़ गुड, क्योंकि ठीक है डोमेस्टिक जो स्किललेस इंडस्ट्रीज़ हैं वो एलिमिनेट होंगी, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्शन तो होगी ना, कंपटीशन होगा तो, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन वही अगेन इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा? जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसका क्या होगा? क्रिटिसिज्म इस पे ये आप कर सकते हैं, ठीक है। पॉवर्टी जिन मुल्कों में है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है, उनका क्या होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर तीसरा इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि कैपिटलिस्ट रैशनैलिटी। वही बात कि स्टेट्स की जो मतलब अंदर स्टेट्स के अंदर जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जितने भी हैं, उनके जो मालिक हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। कंपनीज के जो फैक्ट्रीज के जो ओनर्स हैं, अच्छा जी, वो क्या करेंगे? अच्छा, इनके अंडर कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं, लाजमी सी बात है, जिनको मार्क्सिस्ट ने प्रोलेटरेट कहा था, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये कहते हैं, ये जो है ना रैशनल कैसे हैं? रैशनल ऐसे हैं कि ये ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, ये अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है कि मार्केट के अंदर एफिशिएंसी आती है, जीडीपी बेटर होती है, तो ये रैशनैलिटी का फ़ायदा होता है। अच्छा, फिर फ्री ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स, ये बात भी आपको समझ में आ गई कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स।
जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब करना होगा हमें, ठीक है। इससे अच्छा होगा, फ़ायदा होगा। नो टैरिफ्स, कोई टैरिफ्स नहीं है। नो प्रोटेक्शनिज्म, कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। कोई आप जो है ना ये नहीं करेंगे कि इंपोर्ट ख़त्म कर दें, इंपोर्ट को रोक दें, नहीं, आपने इंपोर्ट्स को भी जारी रखना है और एक्सपोर्ट्स को भी जारी रखना है। बारगेनिंग स्पेस का एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये। मतलब इसका क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट सेलर इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट। सेलर जो बंदा, जो मान लें कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो आपका जो है ना ओनर है, वो बेचने के लिए उसकी क्या नीड है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान ले कोई इसने प्रोडक्ट बनाया, शैम्पू बनाया तो 10 रुपए का बनाया, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मनी, जो आपके मिसाल के तौर पर कोई आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या आपके जो है ना जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड वाले कंट्रीज़ हैं, वो आपके जो है ना वो विलिंग टू पे, ये मैटर करता है कि वो कितना विलिंग टू पे हैं। अब इनकी तनख्वाह या तो मान लें ये 70 रुपये पे करेंगे, कहें ठीक है यार हम 70 रुपये पे कर सकते हैं। अब ये तो लाजमी बात है ना, अगर इसको ये तो इसको जब बनाने वाली कंपनी को पता चलेगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपये और सामने वालों की जेब में इतना पैसा आया है कि मैं 70 रुपये निकलवा सकता हूँ, तो वो तो 70 रुपये निकलवाएगा। अब देखें 10 एक्चुअल कीमत है और 70 रुपये का ये बिक रहा है, तो 70 माइनस 10 कर दे तो आपके पास 60 आएगा। तो ये 60 रुपये जो है वो आपकी क्या होगी, बारगेनिंग स्पेस होगी। इसकी एक और मिसाल भी हम देते हैं कि ऑयल जो है आपका, वो अगर जो सऊदी अरब है वो मान लें कि $10 पर बैरल जो है ना वो ऑयल दे, और जो एडवांस इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ हैं वो विलिंग टू पे $70 पर बैरल, तो क्या जा रहा है, यूएस जो सऊदी अरब है उसको तो फ़ायदा ही है ना, तो वो फिर यही करेगा। अब यहाँ पे बारगेनिंग स्पेस क्या आई आपकी 60, तो इस बारगेनिंग स्पेस को इंक्रीज करना ही दोनों का मकसद होना चाहिए ताकि दोनों को फ़ायदा हो और लड़ाई कम से कम हो, ठीक है। मेन पर्पस क्या है थ्योरीज का, कि आपने वॉर को जो है ना वो उसकी रीजंस बतानी, उसको एक्सप्लेन करना, और अगर मुमकिन है तो सॉल्यूशंस भी दे दें। यहाँ पर एक ग्राफ मैं आप लोगों को शो करता हूँ, देखें ये एक ग्राफ है, ये लिबरलिस्ट जो प्रोपोजिशन है वो ये है, ठीक है। इस ग्राफ में आप लोगों को ये जो लाइन नज़र आ रही है पहली वाली, ये आपकी एक्टर ए की लाइन है कि एक्टर ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपका ग्रो करेगा, नीचे आएगा तो उसको लॉस होगा। इसी तरह से एक्टर बी की लाइन है, एक्टर बी इस तरफ आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, इस तरफ आएगा तो लॉस होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि देखें जब ये दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं ए और बी, तो एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों को कॉमन प्रॉफिट होता है। ये एक्टर ए का प्रॉफिट आ गया और एक्टर बी का प्रॉफिट आ गया, दोनों को कॉमन प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये एक लाइन है, इसको कहते हैं पेरेटो ऑप्टिमल फ्रंटियर। ये स्पेलिंग थोड़े मैंने गलत लिख दी है, स्पेलिंग इसके हैं PARETO, पेरेटो ऑप्टिमल फ्रंटियर। इसका मतलब क्या है कि ये वो लाइन है जहां पर मैक्सिमम आपका जो है ना वो बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान, एक और जहन में रखें आप, एक नुकसान भी होता है कि एक कंट्री को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो दूसरे कंट्री को लॉस अच्छा खासा होगा। इसकी मिसाल देखते हैं। अब देखें अगर ये दोनों आपस में जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करके चले तो पॉइंट ए पर दोनों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मान लें एक्टर बी मूव करता है, एक्टर बी, एक्टर जो ए है वो ऊपर आता है तो इसकी जो है ना वो कहता है मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा, तो ये जो है ना इस पॉइंट पर आ जाता है, ऊपर वाले इस लाइन पे आता है। तो आप देखें कि इस लाइन पे इसको तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये जो लाइन आपकी आई इस पे इसको तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक्टर बी का प्रॉफिट कम हो गया ना, ठीक है। एक्टर बी का प्रॉफिट वापस ए पर आ, इस पॉइंट पर आ गया। इसी तरह से अगर एक्टर बी जो है ना वो कहता है कि मैं ज़्यादा जो है ना वो
कोर्सिव मीन्स या प्रोटेक्शनिज्म या इस तरह के काम करके कोई बार्गेनिंग स्पेस और ये वो तमाशे करके वो जो है ना वो आगे बढ़ता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका प्रॉफिट होगा एक्टर बी का, ठीक है। और इस पॉइंट पे जब एक्टर बी का प्रॉफिट आएगा तो आप देखें एक्टर ए का प्रॉफिट वापस नीचे आ गया या नहीं आया, वापस नीचे आ गया, ठीक है। ये है आपका जो है ना वो लिबरेस्ट प्रोपोर्शन। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं कि ये जो ओवरऑल ट्रेड है ये आपका, ये ओवरऑल ट्रेड, ये लोग कहते हैं कि ये जो पॉइंट है बीच वाला इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट गेन, ठीक है, यानी कि दोनों का फायदा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसमें इसको हम कहेंगे रिलेटिव गेन, ठीक है। ये इनका वो आ गया, ये मर्केंटलिस्ट वालों का आ गया। तो इसके अपोज्ड हैं, ये लोग कहते हैं नहीं हमें ये ऊपर वाले पॉइंट पे नहीं जाना, ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं जाना, हमें इस वाले पॉइंट पे आना है ताकि दोनों को बराबर फायदा हो, ठीक हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट इनके अंदर है सप्लाई एंड डिमांड कर्व का, ठीक है। ये आप लोग देखें इकोनॉमिक्स की टर्म्स है सारी। तो डिमांड कर्व क्या होती है, सिंपली अगर प्राइसेस आपकी हाई होंगी किसी भी प्रोडक्ट की तो बायर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, और अगर प्राइसेस कम होंगी तो बायर ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट सप्लाई कर्व में होता है। वो कैसे कि जब भी प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो जो सेलर्स हैं, अगर मिसाल एक शैम्पू हमने बनाया, प्राइसेस की हाई हैं, तो सेलर्स आपके पास ज़्यादा होंगे, बेचने वाले, उस प्रोडक्ट को बेचने वाले लोग ज़्यादा होंगे आपके पास, ठीक है। और प्राइसेस कम होंगी तो सेलर्स भी कम हो जाएंगे। तो ये आप इस ग्राफ पे समझें, ठीक है। देखें ये आपकी जो सप्लाई की आपकी लाइन है ये वाली, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर सप्लाई जैसे आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है, सप्लाई आपकी ऊपर जा रही तो प्राइस आपकी आप देखें ऊपर जा रही है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, सप्लाई ऊपर जा रही है, लेकिन जो इस लेवल पर आकर आपकी क्वांटिटी है वो कम हो रही है। क्वांटिटी क्या मतलब, जो सेलर्स की हमने बात की थी, ठीक है, सप्लाई कर्व की हम बात कर रहे हैं ना, सेलर्स कम हो गए, ठीक है, आपने देखा ये, सॉरी सेलर्स ज़्यादा हो गए, प्राइस ज़्यादा हुई, सप्लाई ज़्यादा हुई, तो सेलर्स ज़्यादा हो गए आपके पास। और डिमांड की बात की हमने, डिमांड में हमने बात की थी प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो क्या होगा, क्वांटिटी कम होगी, बायर्स कम होंगे। देखें ये आप ये आ रहा है, ठीक है, डिमांड इस तरफ जा रही है ना। अच्छा, और अगर आप देखेंगे कि आपकी प्राइसेस कम होंगी, ठीक है, तो आपकी जो है ना वो हाई बायर्स होंगे, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये आपके प्राइसेस की प्राइस कम है, नीचे है ना प्राइस ये, और ये आपकी जो जगह है ये आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो गई है डिमांड में, डिमांड कर्व में। तो डिमांड कर्व में हाई बायर्स आपके आ गए, ठीक है, तो क्वांटिटी इस तरह से ज़्यादा हो गई। तो ये आपने समझना है इसको, और ये आपने पेपर्स में भी ज़रूर बनाने हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलें, ठीक है। ये आप लोग खुद समझदार रहते हैं। आपका कंपैरेटिव एडवांटेज हम देखते हैं ये क्या होता है। इसमें आप लोग समझें कि दो कमोडिटीज़ होती हैं। एज़ आपको पता है कि एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि ऑयल बाय सऊदी अरब एंड कार्स बनाता है आपका जापान, अच्छी कार्स बनाता है। तो जापान फोकस ऑन मेकिंग कार्स एंड परचेजिंग ऑयल। अब अगर जापान ये शुरू कर दे तमाशा कि जो है ना वो कार्स तो बना रहा है, ऑयल वो ख़रीदता है, लेकिन वो क्या करे, वो ये करे कि भाई वो अपने आप को ऑयल की फील्ड में भी सफिशेंट कर ले। हो सकता है कि वो किसी रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ चला जाए, सोलर एनर्जी की तरफ जाए, वो बायो एनर्जी की तरफ जाए, किसी और तरफ वो जा सकता है। तो अगर वो इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा तो नुकसान होगा, लाजिम बात है, इसको ख़ुद भी नुकसान होगा, कार्स की जो है ना वो इस तरफ रुझान कम हो जाएगा इसका। और सऊदी अरब आपको पता है ऑयल के अंदर उसकी एक्सपर्टीज़ है, तो वो कार ख़रीदता है जापान से, और सऊदी अरब ये काम शुरू कर दे कि वो कार्स ख़ुद बनाना शुरू कर दे, तो इससे आप देखेंगे एक गड़बड़ शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो एक्सचेंजिंग कमोडिटीज़ हैं वो ख़ुद बनाना शुरू कर दें, जैसे कि हमने बात की थी ना ISI, इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो चीज़ आप मंगवा रहे हो उसको वो कर दें।
तो आपने क्या किया, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर इससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नहीं, ट्रेड नहीं होगा ना दोनों के बीच में, सऊदी अरब और जापान के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा, तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो लिबरलिज्म क्या कहता है कि स्टेट मस्ट नॉट बी सेल्फ सफिशिएंट, दोनों को सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना है। सऊदी अरब को कार्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना, जापान को ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना है, बल्कि दोनों को ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहना है ताकि ट्रेड बढ़े और लड़ाई कम से कम हो। इन एवरी स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दे ओनली नीड टू स्पेशलाइज इन सर्टेन स्फीयर, मतलब कि अगर देखें जापान कार्स बना रहा है तो उसको चाहिए कि वो कार्स को और बेहतर बनाए, उस पर और एक्सपर्टीज़ हासिल करे, और सऊदी अरब को इसी तरह से ऑयल के अंदर जो है ना वो एक्सपर्टीज़ हासिल करनी चाहिए, ये लिबरलिज्म वाले कहते हैं। ठीक है, तो दे नीड टू एक्सेल देयर करंट जो आपकी स्पेशलिटी है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो है ना अपनी, उसको स्पेशलाइज्ड हो जाए, ठीक है, पक्के हो जाए, उस्ताद बन जाए अपने काम में, ये चाहता है लिबरलिज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है मार्केट के अंदर, तो ये मर्केंटलिज्म में भी होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग बेसिकली इसलिए बता रहे हैं ये बातें लिबरलिज्म वाले, ताकि इनको हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। आपको पता है लिबरलिज्म वालों का तो काम ही यही है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, तो वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के चक्कर में रहते हैं। अब होता क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे होती है मार्केट के अंदर, तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मोनोपोली होती है। मोनोपोली सबको ही पता है कि ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूज मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आप जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप उनको क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं बड़े पैमाने पर। और अब आप क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन कंट्रोल द प्राइसेस। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है डिबीयर्स, जो आपकी कंपनी है साउथ अफ्रीका के अंदर, हीरे बनाती है, आपको पता है ये प्रोड्यूसेस 40%, मोर देन 40% अनकट डायमंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इसके पास ये एडवांटेज आ गया कि ये प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है। ये बेसिकली लिबरलिज्म वालों के यहाँ आज हमने देखा था ना कि कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, मोनोपोलाइजेशन, जब आपने फ्री ट्रेड की बात की थी तो मोनोपोलाइजेशन उसका नुकसान हुआ था ना, तो ये वही काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ गई। ओलिगोपोली क्या होती है, ये पॉलिटिक्स हो रही है, इकोनॉमिक्स को जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर भी पॉलिटिक्स हो रही है। तो इसमें ओलिगोपोली के अंदर स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज सेलर्स ऑफ द सेम गुड, मिसाल के तौर पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कितने हैं, बहुत सारे हैं, आपको पता है सऊदी अरब है, कतर है, ठीक है ना, और आपका जो है ना और ईरान है। ठीक है, लेकिन ईरान को तो वो नहीं करते शामिल अपने साथ, और जितने भी ये कंट्रीज़ हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, मिल्क के बना लिया आपका ओपेक। ठीक है, तो ये ओपेक का मकसद क्या है, टू विलफुली इंक्रीज द प्राइस ऑफ मिनिमाइजिंग बार्गेनिंग स्पेस। आप प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। अब मान लें कि सऊदी अरब अगर तेल की कीमत कम कर देता है, ठीक है, तो जो कतर है वो भी कम कर देगा, इससे ओवरऑल जो ऑयल की प्राइसेस है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्री मार्केट का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ओपेक बना लिया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके अंदर और क्या काम हो सकते हैं, करप्शन का भी चांसेस ज़्यादा हो गए। ये लिबरलिज्म के नुकसान बता रहा हूँ आपको। मर्डर ऑफ इकोनॉमी, सीधी सी बात है कि करप्शन, आपको पता है मर्डर ऑफ इकोनॉमी, और करप्शन एक अलग से भी टॉपिक है। ठीक है, उसको भी फिर हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन, ये गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आ जाती है मार्केट के अंदर, जो आपका ये कहते हैं कि सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट है। लिबरलिज्म वाले कहते हैं टैक्सेशन इज अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, और ये रेग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं कि रेग्रेसिव टैक्स जो है ना वो जो है वही असल में सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाने की बात करते हैं। सैंक्शंस भी आपका जो है ना होती हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट पुट सैंक्शंस टू शो देयर इकोनॉमिक पावर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी इकोनॉमिक पावर को दिखाते हैं। इंडिया को आप ही देखते हैं, ठीक है ना, टमाटर बंद कर देगा। ठीक है, अमेरिका को देखें ना, सैंक्शंस लगाता है बहुत सारे, ईरान के ऊपर लगाई हुई हैं। और टर्की का एक कॉन्सेप्ट भी आप समझ लें यहाँ पर कि
सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना, इसके भी खिलाफ है लिबरलिज्म। तो कंट्रीज़ जो हैं काफ़ी सारे वो अपना जो है ना सेल्फ रिलायंस जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटर्की, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को अपनाने, ये लिबरलिज्म इसके ख़िलाफ़ है इस कॉन्सेप्ट के। तो ये यही कहता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट आप देखते हैं कि चाइना ने अपनाया 1950 में, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने, अल्बानिया ने अपनाया, और ये चाइना भी फिर फेल ही हुआ था। ये नॉर्थ कोरिया और अल्बानिया तो फेल हुए ही हुए थे, चाइना भी फेल हुआ था। और आप देखते हैं आज फिर चाइना ने जो है ना वो ट्रेड को क्या किया है, ऑयल की मिसाल आप लें, ऑयल में चाइना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ना, आप देखते हैं वो हो नहीं सकता, आइसोलेशन का शिकार अगर वो हो गया, ऑयल कहाँ से लेगा। तो इस तरह से ये फेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिबरलिज्म ने कहा कि भाई इस तरह नहीं करना है आपने। तो ये हमारी जो है वो लिबरलिज्म की जो थ्योरी है हमारी, वो यहाँ पर ख़त्म होती है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की थ्योरी। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम नियो मार्क्सिज्म की बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह निगहबान।